आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं, आज हम सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का। ये एग्ज़ाम था आपका 21/2/2016। ठीक है, तो ये आपका वो पेपर है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर ये पेपर आज आने की संभावना रहती है आगे भी। ठीक है, उसी टाइप की आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है इन्होंने, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। ठीक है, तो कर्कश का विलोम क्या होता है? ठीक है, कर्कश के विलोम की बात करें, देखिए, अगर कठोर का विलोम जो होता है, कठोर का विलोम होता है आपका कोमल। ठीक है, कठोर का विलोम क्या होता है आपका? कोमल। ठीक है, विवेकी का विलोम होता है आपका अविवेकी। क्या होता है? अविवेकी। ठीक है, अविवेकी। मधुर का विलोम जो होता है आपका, मधुर क्या क्या होता है? कर्कश। ठीक है, मधुर का विलोम क्या होता है आपका? कर्कश। तो ठीक है, आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। और विनम्र का जो विलोम होता है ये होता है आपका धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 2 से 3 वाक्यों के लिए एक उचित विकल्प चुने। ठीक है, तो एक उचित विकल्प हमको चुनना है। ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे कहते हैं, देखिए, इंद्रजीत। उसे क्या कहते हैं हम? इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे कहते हैं हम इंद्रजीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है? देखिए, उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है आपका? उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति क्या कहता है आपका? कुलीन। क्या कहलाता है? कुलीन। ठीक है, जो धन से धनी हो क्या होगा? वो धनी। ठीक है, श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हो वो श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। ठीक है, तो इसमें कैसी क्या है, इसका वाक्य का भेद मतलब क्या है? इसमें जो वो कह रहा है उसकी ऐसी इच्छा है, मतलब इसमें ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे मतलब हमारी ऐसी इच्छा है। तो ये क्या हो गया आपका? इच्छावाचक वाक्य। देखिए, इच्छावाचक वाक्य वो होते हैं जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति, आशीर्वाद का बोध होता हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, ये क्या आपका एक इच्छावाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द होता है आपका इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। ठीक है, ठीक है, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री। इतिश्री श्री गणेश का विलोम शब्द होता है। ठीक है, फूल का पर्यायवाची, अगर फूल के पर्यायवाची की बात करें, देखिए, फूल का पर्यायवाची, सॉरी, इसमें कह रहा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सुमन है, ठीक है, जो सुमन है ये भी आपका है। ठीक है, सुमन, पुष्प, कुसुम, फूल पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जो है फूल के आपके सुमन हुआ, पुष्प हुआ, कुसुम हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये फूल के पर्यायवाची हैं। तनुजा जो है ये आपका इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये काय का होता है? बेटी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये काय का होता है? बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है। कौन सा? तनुजा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। किस रस को रसराज कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? ठीक है, देखिए, अगर इसकी बात करें किस रस को रसराज कहा जाता है, तो आपका रसराज की
रसराज होता है आपका श्रृंगार रस। कौन सा होता है? श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस को रसराज की उपमा से अलंकृत किया गया है। इसका जो भाव होता है, इसका जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव क्या होता है इसका? रति होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव रति होता है। जबकि वीर रस का उत्साह और इसका जो वीर रस का जो होता है क्या होता है? उत्साह, उत्साह, हास्य का हास, हास्य का हास्य रस का क्या होता है? हास्य। ठीक है, और शांति रस का क्या होता है? शांति का होता है निर्वेद। ठीक है, शांति का क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, तो आपका किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, आंसर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनाशी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अगर इन पंक्तियों की बात करें तो इनमें कौन सा रस है? इनमें है आपका शांत रस। कौन सा है? शांत रस है। देखिए, जिन विषयों मतलब जिनका उद्दीपन से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो, मतलब जिनसे परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे शांत रस कहा जाता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका? निर्वेद। ठीक है, क्या होता है? निर्वेद। मन रे क्या इतना, इस पद में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान बताया। ठीक है, देखिए इसमें तन को जो बताया कागज के पुतले के समान बताया है। ठीक है, जो कि क्षणिक भर में पानी बूंदों से नष्ट हो सकता है। मतलब अगर कागज पे हम क्या करें, कागज पे पानी की बूंद डालें तो वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है वो? जिसमें आपकी जिस छंद में 4 चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? तो वो कहलाता है चौपाई। ठीक है, देखिए चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? अगर चौपाई की बात करें तो चौपाई एक आपका क्या है? सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है आपका? सममात्रिक छंद है। और इसके क्या कितने चरण होते हैं? इसके चरण होते हैं आपके 4 चरण। कितने होते हैं? 4 चरण। ठीक है, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं बताई इन्होंने? 16 मात्राएं होती है। ठीक है, चरण के अंत में दीर्घ गुरु, मतलब चरण के जो अंत होगा उसमें क्या होगा? दीर्घ, दीर्घ मतलब गुरु के बाद ह्रस्व लघु वर्ण आना वर्जित होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया आपका? चौपाई छंद हो गया। ठीक है, जिसमें 16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं, वो क्या होता है आपका? चौपाई छंद होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि बात करें, गुरु पद रज मृदु मंजल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, तो ही करी विमल विवेक, बिलोचन वर्णव रामचरित भवमोचन। ठीक है, तो इसमें कितने चरण हैं आपके? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। ठीक है, तो ये कितनी हो गई आपके? 4 चरण हो गए। ठीक है, इसमें प्रत्येक चरण में क्या है? 16 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 10, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है आपका पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है और देव वृक्ष भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सभी है। ठीक है, देखिए कल्प वृक्ष का पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, देवद्रम, मंदार, हरिश्चंद, कल्पद्रुम कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ये सब क्या है? कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? ठीक है, तो हिंदी की आदि जननी क्या है आपकी? संस्कृत है। मतलब क्या है हिंदी की आदि जननी? संस्कृत है। देखिए वैदिक संस्कृत से क्या हुआ है? वैदिक
वैदिक संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है। कैसे हुआ है? वैदिक संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के मतलब कब हुआ था? जिसका मुख्य जो 19वीं सदी में कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में इसका वो हुआ था। ठीक है। विकास कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है। देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस विकल्प में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ठीक है। तो क्या कह रहा है वो? दिन रात अध्ययन करके भी प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका। ठीक है। तो इसमें क्या है जो हमें बताना है, गलत क्या है? ठीक है। देखिए अध्ययन क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। अध्ययन किस तरीके से लिखते हैं? अध्ययन को लिखते हैं हम न अध्ययन। ठीक है। तो इसमें क्या गलत है आपका वर्तनी? अध्ययन गलत है। मतलब सही कौन सा है? तो इसमें आपकी वर्तनी अध्ययन, ऑप्शन बी नंबर सही है। ठीक है। इस तरीके से भी नहीं लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से अध्ययन लिखा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविकारी शब्द क्या होता है? ठीक है। देखिए अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? अगर अविकारी शब्द की बात करें, देखिए जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन न होता हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के में क्या हो, उनमें ना तो लिंग, ठीक है, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है। देखिए अविकारी शब्द को अवयवी कहा जाता है। मतलब अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? हम अवयवी कहते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द को कहते हैं अवयवी कहते हैं। ठीक है। इसके कितने भेद हैं अव्यय के? इसके होते हैं 4 भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक है। ये काय के वो हैं? अव्यय के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है आपकी? 33। कितनी है? 33 है। ठीक है। और स्वरों की संख्या की बात करें, यहाँ तो व्यंजन की संख्या कितनी हो गई आपकी? 33 हो गई। ठीक है। व्यंजन संख्या कितनी होगी? 33। और स्वरों की संख्या की बात करें तो ये कितने होते हैं आपके? 11। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 16 से निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों के उत्तर चुनिए। ठीक है। कुछ भी बन पस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह है रोकते पान, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझे सींचा, वहाँ युगों तक खून पसीना। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? ठीक है। तो कवि क्या कह रहा है? देखिए कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माता, तेरी राह रोकते पहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठीक है। मतलब वो कह रहा है कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? रुको मत कहीं भी, ठोकर मार, यानी कि रुकावट टोक कहीं भी कोई भी आए तो रुकना नहीं। मतलब गम के आंसू पीने को तो नहीं कह रहा है वो। ठीक है। इसमें कहीं भी नहीं आया। ठीक है। आत्मसमर्पण के नहीं कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है? रुकावटों को ठोकर मारने की बात कर रहा है, यानी कि कोई भी रुकावट अगर तेरे उसमें आए, ठोकर मार पटक माथा, तेरी राह रोकते पाहन, जो भी तेरी राह रोके तो तुझे वहां पर नहीं रुकना। ठीक है। रुकावटों को ठोकर मारते आगे बढ़ना। ठीक है। देखिए कब उस पंक्ति में क्या है? कवि का भाग जीवन में आगे बढ़ने वाली सभी कठिनाइयों को डटकर सामना करने से है। ठीक है। कभी कायर बनकर जीने वाले व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होता है। ठीक है। जो कायर बनकर जीता है उसका जीवन क्या होता है? व्यक्त होता है। ठीक है। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? ठीक है। कायर का अर्थ उसने कहा है, देखिए कायर का अर्थ है समझौतावादी, मतलब जो किसी से डरकर समझौता कर लेता है। ठीक है।
वह व्यक्ति जो जीवन की कठिनाइयों से समझौता कर लेता है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका समझौतावादी, ठीक है। तो कायर का अर्थ क्या कहा है उसने, इसमें समझौतावादी कायर को कहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन कवि ने क्यों कहा है, ठीक है। उसने कहा है इसलिए कहा है क्योंकि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है, ठीक है। देखिए कुछ भी बनना आसान है ये भी नहीं है, ठीक है। तो उसने क्यों कहा है, क्योंकि कायर मनुष्य का जो जीवन होता है वो व्यर्थ होता है, ठीक है। कभी कायर न बनने की प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है वो, कायर न बनने की प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाहन शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो पाहन शब्द का पर्यायवाची होता है आपका पत्थर। क्या होता है, पत्थर। देखिए पत्थर, इसके अन्य पर्यायवाची क्या क्या होंगे, देखिए पत्थर हो गया, भूमिधर हो गया, ठीक है, भूमिधर, नग, इसके अचल, आद्री, अचल आद्री, ठीक है। ये काय के पर्यायवाची है, ये पत्थर के पर्यायवाची है, ठीक है। जबकि मेहमान के पर्यायवाची की बात करें तो मेहमान के पर्यायवाची क्या होते हैं आपके, अतिथि हो गया, ठीक है, अतिथि, ठीक है। ठीक है, और पाहुना, और क्या हो गया, पाहुना। तो ये इसके पर्यायवाची हो गए, ठीक है। अगला चलते हैं। कवि के अनुसार किसका जीवन व्यर्थ है, ठीक है। आगे कह रहा है वो कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। मतलब अगर किसी से हमने कठिनाइयों से, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, समझौता अगर हमने कर लिया तो हमारा जीवन व्यक्ति का हमने कठिनाई, मतलब आपने कुछ आगे बढ़ना नहीं है, वहीं पर कठिनाई देखी, मतलब हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं और वहीं पर हमने समझौता करके उसको वहीं पर रोक गए, तो मतलब ये हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें समझौता नहीं करना है किसी से, हमें आगे ही बढ़ते जाना है, ठीक है। उपरोक्त पंक्ति के अनुसार समझौतावादी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। समझौतावादी व्यक्ति से अर्थ यह है कि दुखों और कठिनाइयों को सहते रहना, मतलब कोई भी कठिनाई दुख आया हम उसको सहते रहें, ठीक है। तो ये हमारा जीवन इस प्रकार का व्यर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस समास में अगला क्वेश्चन है 21, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है। मतलब किस समास में पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है, तो वो होता है आपका द्विगु समास में। किस में होता है आपका, द्विगु समास में, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है। प्रथम पद की बात करें तो ये क्या होता है आपका संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक। और इसमें जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है, मतलब क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें त्रिफला, ठीक है। देखिए त्रिफला, त्रिफला मतलब तीन फलों का तीन फल, मतलब त्रिफला क्या हो गया, तीन फल हो गए, ठीक है। तीन फलों का समाहार हो गया इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्रिफला। जैसे नवग्रह, ठीक है, नवग्रह में क्या हो गया, नव ग्रहों का समूह, मतलब 9 ग्रहों का समूह, ठीक है। 9 ग्रहों का समूह क्या हो गया, नवग्रह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला पद संख्या, द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, अंतिम पद संज्ञा होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है। राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है। देखिए राजपुत्र में क्या होता है आपका, राजपुत्र का मतलब है राजा का पुत्र, मतलब राजपुत्र का क्या हो गया, राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक है। तो इसमें राजा का पुत्र क्या हो गया, देखिए जिस अंत में अंतिम पद क्या होता है, राजा का पुत्र, अंतिम पद क्या होता है, उसमें प्रधान होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रधान होता है अंतिम पद, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास हम कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है, विशेषण है, ठीक है। प्रथम पद क्या है, इसमें विशेषण है।
और दूसरा पद जो इसमें क्या है वो विशेष्य है। दूसरा पद क्या है इसमें विशेष्य है, ठीक है। तो और क्या करता है वो कारक कर्ता को संबोधन को छोड़कर विभक्ति प्रथम और पद के बीच लोप, जिसमें का की के का लोप हो जाता है तो वहाँ क्या होता है आपका, वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो राजपुत्र क्या हो गया, राजा का पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तत्पुरुष समास है, ठीक है। यहाँ पर क्या है तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, ठीक है। बेमेल जो है देखिए समस्या, कठिनाई और जटिलता, ठीक है। समस्या, कठिनाई, जटिलता, ठीक है, किसी काम के परेशानियों को दर्शाते हैं। मतलब ये क्या है, किसी चीज़ की परेशानी आएगी तीनों में, ठीक है। समस्या आ रही है, कोई काम कर रहे हैं, कठिनाई आ रही है या कोई हार्ड काम है, जटिल मतलब ये क्या है तीनों एक हैं। लेकिन खेद क्या है, खेद किसी कार्य को संपन्न हो, मतलब कोई कार्य खत्म हो गया, ठीक है, और वो संपन्न मतलब कोई कार्य हम कर रहे थे, ठीक है, और वो पूरा न हो, ठीक है, तो उस पर क्या हम जताते हैं, खेद जताते हैं, ठीक है। जो कार्य पूरा नहीं होता है उस पर क्या करते हैं हम, खेद जताते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है घर, परिजन, परिवार, बच्चे। तो इसमें क्या अलग है, ठीक है, हमें इसमें बताना है इसमें क्या अलग है, ठीक है। ठीक है, परिवार, परिवार, परिजन, बच्चे रिश्ते को दर्शा रहे, यानी कि परिवार आपका, परिवार, परिजन, ठीक है, और बच्चे क्या दर्शा रहे हैं, रिश्ते को दर्शा रहे हैं, ठीक है। जबकि घर क्या है हमारा, मूलभूत सुविधा, मतलब घर में क्या रहते हैं हम, घर में रहते हैं, लेकिन ये क्या है तीनों रिश्तों को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, ठीक है। देखिए जिस समास का पहला पद क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो, उसे समास को क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम, अगर किसी समास का पहला पद, पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में होता क्या है, देखिए इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, ठीक है। मतलब कैसे होता है, जैसे प्रतिदिन, देखिए इस तरीके के शब्द होते हैं, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, दिन दिन, ठीक है। यथार्थ, यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। तो उसमें कौन समास होता है आपका, ये होता है आपका अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 26 29, निम्न भक्ति काव्य को प्रमुख कवि कौन है। मतलब भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। देखिए अगर 26 क्वेश्चन की बात करें, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन है, ठीक है। निर्गुण भक्ति काव्य के मतलब तो कौन है, ये हैं आपके कबीर। कौन थे, कबीर। देखिए कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है, मतलब निर्गुण भक्ति धारा के क्या हैं, ये प्रमुख कवि हैं, ठीक है। ये ऐसे संत के बाद मतलब गृहस्थ जीवन का उन्होंने त्याग दिया था, उसके बाद जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वह आडंबर, मूर्ति पूजा, जब तब अवतारवाद आदि का इन्होंने घोर विरोध करते हुए ऐश्वर्यवाद का एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। भारतीय राजभाषा को किस उसमें स्वीकार किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। ठीक है, संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 17 में है, किस में है,
भाग 17 में है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ये आपका 343 में है, ठीक है। अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, लिपि होगी आपकी देवनागरी, ठीक है। लिपि क्या होगी आपकी देवनागरी, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगी, भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, ठीक है। कामायनी महाकाव्य की जो रचयिता हैं वो हैं आपके जयशंकर। कौन है, जयशंकर, ठीक है। कामायनी के जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके द्वारा जो अन्य रचना हैं अगर उनकी बात करें, जैसे कि चित्राधार, ठीक है, चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, ठीक है। ये क्या है इनकी, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। तो कामायनी की रचना कौन है आपके, जयशंकर, ठीक है। आगे बात करें पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसके काल की रचना है, तो ये है आपकी आदिकाल की रचना। ये कब की है, आदिकाल की रचना है। अगर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार की बात करें तो इसके कौन है, चंद्रवरदायी। कौन है, चंद्रवरदायी, कौन है, चंद्रवरदायी इसके लेखक हैं, ठीक है। आदिकाल की अन्य रचनाएं जो हैं आपकी वो हैं बीसल देव रासो, ये किसने लिखी थी, नरपतिन लाह ने, परमाल रासो जगनिक ने, विजयपाल रासो नल सिंह ने, ठीक है। तो ये उस समय की और रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवसावसान का समय है, ठीक है। दिवसावसान का समय है। मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। दिवसावसान का समय है, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी, ठीक है, धीरे धीरे। इन पंक्तियों की बात करें तो इनमें कौन सा आपका अलंकार है, तो इनमें आपका है मानवीयकरण अलंकार। कौन सा है, मानवीयकरण अलंकार। देखिए जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन हो, मतलब जिस उसमें पंक्ति में निर्जीव वस्तु का क्या हो, वर्णन हो, ठीक है, वस्तु का मानवीकरण कर दिया तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 हिंदी शब्दकोश में छत्र का क्रम किसके वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो ये आता है आपका कै के बाद। कैसे आता है, ये होता है आपका कै प्लस से। कै को जो लिखते हैं ये संयुक्त वर्ण मिलकर क्या बनता है, तो ये क्या बनता है आपका छत्र बनता है, ठीक है। तो किसके बाद आता है आपका कै के बाद आता है, ठीक है। जबकि 6 का जो क्रम है वो च के बाद है। 6 का जो 6 जो आता है वो किसके बाद आता है आपका च के बाद, ठीक है। और त्रै का क्रम क्या है, तय के बाद। त्रै किसके बाद आता है, तय के बाद, ठीक है। और गे के बाद गे किसके बाद आता है, जय के बाद, ठीक है। तो कै के बाद क्या आता है आपका छत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। मतलब खग जाने खग की भाषा, मतलब कहने का अर्थ ये है समान प्रवृत्ति वाले लोग ही एक दूसरे को सराहते हैं, मतलब समझते हैं, ठीक है। जो एक समान प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। लोकोक्ति में खग जाने खग की भाषा का मतलब है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के पहले अंतिम भाग को क्रम 1 और 6 की संख्या दी गई है,
इनके बीच अंशों को 4 भागों में बांटकर यह लवस्य की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। ठीक है, देखिए वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका जिस प्रकार दहकना है, मतलब आपको इन्हें सही क्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, तो वाक्य का सही क्रम क्या होगा अगर उसकी बात करें तो ये होगा आपका अग्नि का धर्म। देखिए लगा लेते हैं इनको, अग्नि का धर्म दहकना है, दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, उसके स्वभाव का, देखिए उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार, तो हमारा वाक्य क्या बन गया, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का ध्येय उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अक्ल का दुश्मन। ठीक है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये होता है महामूर्ख। क्या होता है, महामूर्ख। ठीक है, चलिए अगला, वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए, मतलब कोई हमें आप इसमें बताना है क्या गलत है। ठीक है, देखिए धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर लाभ न होगा। ठीक है, तो इसमें कमी क्या है, देखिए वाक्य में अगर बात करें त्रुटि की तो यहाँ जो क्या है, बेकार का प्रयोग क्या है इसमें, निरर्थक, मतलब बेकार प्रयोग निरर्थक है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्य में धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ नहीं होता है, तो ये यहाँ बेकार नहीं आना चाहिए था। ठीक है, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी में गलती है। ठीक है, किसमें गलती है आपकी, बी में गलती है। ठीक है, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द वर्तनी वाला है। ठीक है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, तो अगर बात करें तो इसमें जो लिखते हैं हम, देखिए सर्वोत्तम, तो यहाँ पर डबल टाई बनता है। ठीक है, सांसारिक, ये भी आपका संसारिक गलत है, ये क्या होता है आपका सांसारिक, क्या होता है सांसारिक। ठीक है, और कीर्ति भी हमारी गलत है। ठीक है, कीर्ति को कैसे लिखते हैं हम, कीर्ति। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, कीर्ति। ठीक है, सचिदानंद ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सचिदानंद हमारा ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग क्या कब होता है, तो उपसर्ग का जो प्रयोग होता है, देखिए जो शब्दांशों के आदि में जोड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। देखिए जैसे उपसर्ग, देखिए कोई शब्द हम इसके पहले जोड़ दें, उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में लगता है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में लगता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम,
उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लें हम, शब्द के आदि में, ठीक है, शब्द के काय में लगता है, शुरू में लगता है, ठीक है। जैसे जय, अगर इसमें हम उपसर्ग बी जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, विजय, क्या हो जाएगा, विजय, ठीक है। ऐसे ही कोई और शब्द ले लें, जैसे हम ठीक है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो सॉरी, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर उपसर्ग की बात करें तो वो अपसर्ग कहाँ लगता है, आपका शुरू में लगता है, ठीक है। आप इतना ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मिठास शब्द में जो हुआ है वो किस प्रत्यय का, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगता है आपका, लास्ट में, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगता है आपका, शब्द के अंत में। और उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग आपका शुरू में लगता है, ठीक है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शुरू में। और प्रत्यय कहाँ लगता है आपका, लास्ट में, ठीक है। प्रत्यय कहाँ लगता है, अंत में, ठीक है। तो इसमें जो उपसर्ग जुड़ा है, इसमें जो प्रत्यय लगा है वो क्या लगा है आपका, आस, क्या लगा है, मीठा। तो इसमें क्या लगा है आपका, जो प्रत्यय लगा है वो लगा है आस, मतलब मीठा प्लस आस, तो ये क्या हो गया आपका, मिठास, ठीक है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है आपका, लास्ट में लगता है, ठीक है। देखिए जो शब्दांश के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, ठीक है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, ठीक है। सत्य मतलब ए, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपका ए और आ, मतलब ए और आ मिलाकर क्या हो गए, दीर्घ बनेगी, ठीक है। इसमें सत्याग्रह में संधि कौन सी है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। पहले तो आप ये ध्यान करो, यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है। सत्याग्रह में कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में क्या होता है आपका, देखिए दो स्वर्ण जो हैं, दो स्वर क्या है, मतलब देखिए एक ए प्लस आ मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आ बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बन जाते हैं, ए प्लस आ मिलकर आ बन जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है आपका, दीर्घ संधि होती है, ठीक है। जैसे अगर बात करें इसमें तो ए प्लस आ कहाँ बन रहा है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आ प्लस ए बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस आ हो रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सत आग्रह नहीं होता, ठीक है। सत्य यहाँ पर भी नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ए और यहाँ पर आ नहीं बनना, ठीक है। अब इसको देखते हैं सत्याग्रह को, इसमें क्या हो रहा है, सत्य में मतलब सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। सत्य प्लस आग्रह मतलब यहाँ पे ये ए बन गया और यहाँ पे आ बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, आ हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सत्याग्रह, ठीक है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, ए प्लस आ बनकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, ठीक है। जो दो वर्णों के मेल से होता है परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम संधि, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे के अंतिम वर्ण का मेल होता है, ठीक है। जो दो समीप वर्तों के वर्ण, ठीक है, जो समीप, ऑप्शन नंबर आपका है। देखिए जो इसमें क्या होता है, समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे देव प्लस आल्य, ठीक है, देव प्लस आल्य, तो इसका क्या हो गया, देवाल्य, ठीक है। देव आल्य क्या हो गया आपका, ये संधि हो गया। इसके संधि विच्छेद क्या हो गए, देवाल्य, ठीक है। ये संधि हो गया आपका और ये संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। तो दो वर्णों को मेल से जो होने वाले विकार परिवर्तन क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला आगे चलते हैं। अब भाग 2 सामान्य जानकारी, ठीक है। देखिए हिंदी का मैंने आपको करा दिया पहला प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। इसमें चलते हैं हम सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आए थे उन पर लेकर, ठीक है। चलिए 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, ठीक है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1 एकड़ में 4840
वर्ग गज, 4840 गज। देखिए 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज, और वर्ग गज कितने होते हैं इसमें, 4046.98 m2, ठीक है। अब फीट की बात करें और इसमें एकड़ में कितने फीट होंगे, 43,560 फीट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का हेक्टेयर कितना होगा, 0.4047, ठीक है। तो 1 एकड़ में कितने गज हो गए आपके, 4840 गज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी आपकी, वो हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो हुआ था आपका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में, ठीक है, 1 जनवरी 1949 में। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में। किसके समय हुआ था, सन आर्सबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। उस समय के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर आर्सबोर्न स्मिथ आरबीआई के क्या थे, प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, अगर इसकी बात करें तो राज्य पक्षी क्या है आपका, सारस है, ठीक है, जिस पर अभी विवाद चल रहा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक, देखिए यहाँ का राज्य पशु की बात करें तो वो होता है आपका बारहसिंगा, ठीक है। राज्य पशु क्या है यहाँ का, बारहसिंगा। राज्य मछली क्या है, चीतल है, ठीक है। राज्य पक्षी आपका सारस है। राज्य वृक्ष क्या है आपका, अशोक है, ठीक है। और राज्य पुष्प क्या है यहाँ का, पलाश, ढाक या टेसू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी, ठीक है। तो किस राज्य में करी गई थी ये, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले। कहाँ पर करी गई थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कब, उत्तर प्रदेश में कब करी गई थी, ये अप्रैल 2015 में, ठीक है, अप्रैल 2015 में, ठीक है, अप्रैल 2015 में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्राम पंचायत, अगला क्वेश्चन है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ठीक है। देखिए इसकी अगर बात करें तो इसमें आपका 2/3 सदस्य, कितने, 2/3 सदस्य उसको पद से हटा सकते हैं, ठीक है, 2/3 सदस्य, ठीक है। देखिए ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तावित होता है, ठीक है। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता, ठीक है। एक साल के बाद फिर हम इसको लाएंगे, ठीक है। कुल सदस्यों से कम से कम 2/3 सदस्यों का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। देखिए जो अगर बात करें हम राष्ट्रीय राजधानी, देखिए दिल्ली आपका, तो अभी तक जो है अलीगढ़ को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। देखिए दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर तथा शामली हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, चरखी, दादरी, नूंह, मेवात, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद, करनाल, राजस्थान के भरतपुर एवं अलवर को क्या है इसमें शामिल किया गया है केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ठीक है, जिसे बोलते हैं एनसीआर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था, ठीक है। तो इसका था उस टाइम क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के लिए, ठीक है। काय के लिए,
क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ठीक है, 7 नवंबर 2015 को क्या हुआ था, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के अभियान के एक ही दिन विभिन्न जिलों में क्या थे, 10 लाख से अधिक जो थे वृक्षारोपण किए गए थे, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम ग्रीन बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इसलिए कब किया गया, 7 नवंबर 2015 को, ठीक है। देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्राम पंचायत जो है आपकी 52,890 है, ठीक है। 2015 तक लगभग 53,000 ग्राम पंचायत थी, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो हैं 59,163 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। क्या है, 59,163 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, ठीक है। तो ये कौन थे आपके, मोरारजी देसाई तो थे, देवीलाल भी थे, ठीक है, लेकिन बीपी सिंह ने क्या है, भारत के 8वें क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। देखिए कम से कम जो विधानसभा में सदस्य हो सकते हैं वो हो सकते हैं 60 और अधिकतम कितने हो सकते हैं 500, मतलब कम से कम 60 और अधिकतम 500, ठीक है। और जो इसमें देखिए विधानसभा की जो संरचना करी गई है वो अनुच्छेद कौन से में करी गई है, अनुच्छेद 170 में, काय में करी गई है, अनुच्छेद 170 के अनुसार करी गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं है, ठीक है। देखिए आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। कंप्यूटर का नाम, आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त होने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जबकि वर्कबुक क्या है, एक्सेल का एक पॉइंट है या कोई काम करने का हम पेज होता है, ठीक है। कंप्यूटर का नाम, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका सी, ठीक है। तो ये अद्वितीय नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम का क्या दर्शाया जाता है, ठीक है। सीडी रोम क्या करता है, तो ये है आपका ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम जो होता है वो क्या होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्लास्टिक का गोल डिस्क बना होता है, ठीक है। इस डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है, ठीक है, तथा डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। काय का हम लेजर बीम का इस पर प्रयोग करते हैं, काय को पढ़ने और लिखने के लिए, ठीक है, लेजर बीम का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में, ठीक है। चलिए अगला, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया गया, ठीक है। तो एक्सेल की जो फाइल होती है उसको लिखते हैं हम .xls से, ठीक है, .xls से, ठीक है, कैसे लिखते हैं, और वर्ड को जो लिखते हैं .doc से, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। देखिए लिनक्स क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। एमएस डोस भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एमएस वर्ड क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या है आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं लिखने में या किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन
इसमें कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है? देखिए माउस जो है आपका वो क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस से कोई भी, ठीक है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी। लेकिन प्रिंटर क्या होता है? हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। जो चीज़ बाहर निकलती है किसी चीज़ से तो वो क्या कहलाती है? आपकी आउटपुट डिवाइस। जो चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, इंटर डाटा का एंटर कराते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगर बात करें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच सिस्टम, क्या है? सब ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस से क्या होती हैं? जिनके माध्यम से हम दिए गए इनपुट का परिणाम प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप, क्या होती हैं? हमारी ये आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, निमोनिया जो करता है आपका वो करता है फेफड़े को प्रभावित, ठीक है। किसे करता है? वो फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है। ये किससे संबंधित रोग है? ये श्वसन से संबंधित रोग है, ठीक है। किससे संबंधित रोग है? श्वसन से संबंधित रोग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक सीमाएं जो मिलती हैं वो कौन सा देश है? ये है आपका चीन, ठीक है। इससे क्या होता है? 14 देशों की सीमाएं मिलती हैं। किसकी? 14 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। भारत जो करता है, भारत कितने को करता है? 7 को। भारत के साथ कितनी देशों की मिलती है? 7 की, ठीक है। ब्राज़ील की जो मिलती हैं वो 10 देशों के साथ। कनाडा की जो मिलती हैं वो 4 देशों के साथ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी साथ सीमा मिलती हैं? चीन के साथ सीमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा पाई जाती है? ठीक है, प्लाज्मा की जो मात्रा होती है मानव रक्त में वो होती है आपकी 55 से 60%, ठीक है। और इसमें जो शेष होता है वो 45 से 40% क्या होता है? आपका रुधिर कणिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? रुधिर कणिकाएँ होती हैं, ठीक है। और प्लाज्मा में 90% क्या होता है? प्लाज्मा में जो होता है आपका जल तथा शेष 10% भाग क्या होता है? इसमें प्रोटीन तथा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 55 से 60, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? ठीक है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा काय से हैं? आपके ये संतूर से। काय से हैं? संतूर से, ठीक है। जाकिर हुसैन की अगर इसमें देखिए शहनाई वादक में क्या थे आपके? जाकिर हुसैन, ठीक है। जाकिर हुसैन, अहमद खां, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। ये काय से हैं? सॉरी, देखिए जाकिर हुसैन जो थे आपके तबला से थे, ठीक है। तबला के क्या थे आपके? जाकिर हुसैन। सारंगी की अगर हम बात करें तो सारंगी के जो हैं आपके देखिए उस्ताद सुल्तान खान, गोपाल मिंदा, ठीक है। और शहनाई के आपके बिस्मिल्लाह खां अहमद, ठीक है, अहमद हुसैन खां, ठीक है। तो ये क्या है आपके? शहनाई के, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका डी। संतूर के कौन है? शिव कुमार शर्मा, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो ये कौन सा है आपका? भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1954 में, ठीक है। और ये कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सूर्य का चित्र अंकित होता है। इसमें क्या होता है? सूर्य का क्या होता है? चित्र अंकित होता है। किसमें? भारत रत्न में, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ठीक है, तो किसको सौंपते हैं अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले? वो सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है? ठीक है, तो पिछला पेपर है, उस समय के थे। ठीक है, तो उस समय के कौन थे? उत्तर प्रदेश के चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है ये। स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन से आपके? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, जो इनका जो वो रहा है वो कब से कब तक रहा है? 31/7/1937 से 10/8/1950 तक। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करी थी? ठीक है, तो किसने करी थी? ये करी थी जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने। किसने करी थी? जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने। ठीक है, जस्टिस टी.एस. ठाकुर 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 सितंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया था। वर्तमान में भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है? दक्षिणी छोर सबसे कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, देखिए अगर इसमें बात करें की भूतों की, तो ये क्या है आपका? पूर्वी छोर। ये क्या है आपका? पूर्वी छोर। ये क्या है आपका? पूर्वी छोर। इंदिरा पॉइंट और आपका दक्षिणी छोर। दक्षिणी छोर। गुहार मोती क्या है आपका? पश्चिमी छोर। पश्चिमी छोर। ठीक है, इंदिरा कोल क्या है आपका? उत्तरी छोर। ठीक है, इंदिरा कोल क्या है आपका? उत्तरी छोर। ठीक है, तो दक्षिणतम कौन सा होगा आपका? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? मतलब जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? ठीक है, तो इसका शासनकाल रहा है 1605 से 1627 तक। 1605 से 1627 तक। ठीक है, इसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, 7 दिसंबर 1667 को क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1627 को क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है? तो वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, किसे माना गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे आपके? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो ये किसके उस पर आधारित सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के। ठीक है, लोहे की जो छोटी गोली होती है वो पानी में डूब जाती है। ठीक है, जबकि जहाज जो है वो पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि आर्किमिडीज के प्लावन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, देखिए लोहे की गोली का भार क्या होता है? लोहे की जो गोली होती है उसका भार क्या होता है? उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है। ठीक है, जिससे वह जल में डूब जाती है। जबकि जो होता है जहाज जो होता है हमारा, इसका ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार जल के भार से लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है। ठीक है, जिससे वो पानी पर तैरने लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। ठीक है, तीसरा भाग है इसमें हमारा रीजनिंग, सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को यदि वर्णमाला में उसके क्रमांक के समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्य का योग सर्वाधिक होगा? ठीक है, देखिए हार्ट,
हार्ट, लीवर, लंगिंग, टाइट है। देखिए हार्ट, देखिए सबको क्या कर रहा हूँ ना, योग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक किसका योग होगा, तो उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि हार्ट का लिखा हमने, एच का कितना होता है आपका 8 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है और टी का 20 होता है, ठीक है। सबको इस तरीके से हम लिख लेंगे और उनको जोड़ लेंगे, ठीक है। सबको अलग अलग करके लिख लेंगे और उनको जोड़ लेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा है तो वो किसका है आपका 73, मतलब लंग्स का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस किसमें क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक पासे के 4 प्रभु दर्शाया गया है, इस पासे में 2 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए कौन सा विपरीत, इसके पासे पर कौन सा उसके अंक के विपरीत होगा। अगर इसकी बात करें, देखिए जब 2 पासों के अंक समान हो, ठीक, कोई से भी इसमें हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, तब तीसरी संख्या आपस में विपरीत क्रम में होती है, ठीक है। देखिए अगर हम इस पे बात करें, ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पासों, देखिए फर्स्ट पासे को अगर हम ले में, फर्स्ट पासे के 3 तथा 4 अंक दोनों पासों में है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों में है। अब अगर हम तीसरी संख्या के विपरीत 5 रख दें इसमें, देखिए ये क्या है तीसरी विपरीत, अगर हम इसके 5 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2 के विपरीत आएगा। किसके विपरीत आएगा, 2 के विपरीत आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 8 सेंटीमीटर ठोस के घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे, ठीक है। देखिए ठोस का आयतन क्या होता है, मतलब 3 कह रहा है तो 3 18 सेंटीमीटर ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन बनाए जाए, मतलब तीनों को 3 घन हो गए, एक 18 का, दूसरे 18 का, तीसरे 18 का, ठीक है। अब इनके जो छोटे घन थे, ठोस घन का आयतन हो गया, छोटे घन का आयतन कितना है 3 3 और 3, ठीक है, इतने हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें घनों की संख्या निकालनी है, तो जो हमारे ठोस आयतन है उनको हम ऊपर लिख देंगे, बटे जो छोटे घनों का आयतन है उसको हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। और इनको हम काट लेंगे, 3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 3 छंग 18, ठीक है। 6 छंग 36 छक्का 216, तो कितने घन बनेंगे वो 216, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार हो तो सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कौन सा दिन होगा अगर इसकी बात करें, देखिए 23वीं तारीख 2 सप्ताह और 4 दिन पहले का दिन, मतलब 23वीं तारीख की बात करा, 23वीं तारीख के 4 दिन पहले का दिन, ठीक है। 23 तारीख को क्या बताया उसने, रविवार। 23 तारीख को वो कह रहा है रविवार, मतलब 23 तारीख को क्या कहा उसने, रविवार, ठीक है। 23 तारीख को क्या कहा उसने, रविवार। तो 22 को शनिवार होगा, ठीक है, 22 को शनिवार होगा। 21 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। 20 को क्या होगा, गुरुवार होगा। 19 को क्या होगा आपका, बुधवार होगा, ठीक है। और 23वीं तारीख से 4 दिन पहले का दिन, मतलब इसके पहले के 4 दिन, मतलब 1 2 3 4, तो कौन सा दिन होगा आपका, बुधवार होगा, ठीक है। तो कौन सा दिन होगा आपका, बुधवार होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह है मेरी पत्नी की माता है, एकमात्र पुत्री है और पुत्री है, ठीक है, मात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की इसके साथ क्या संबंध है, ठीक है। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यानी कि ये विनोद है, मान लिया हमने यहाँ पर विनोद है, ठीक है। विनोद कह रहा है संकेत करके मेरी पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी है इधर, ठीक है, इसकी पुत्री, ठीक है, उन्हें कहा मेरी पत्नी की माता, इसकी माता हो गई ऊपर, ठीक है, ये माता आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई, इसकी पत्नी आ गई, ठीक है, पत्नी,
माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री, यानी कि इसकी माता की पुत्री ये हो गई, इसकी पुत्री ये हो गई, ये इसकी, ठीक है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ठीक है। तो एकमात्र पुत्री इसकी माता की ये हो गई, ठीक है, एकमात्र पुत्री हो गई है। तो फोटो में जो लड़की है तो विनोद का क्या संबंध है, उसका वो पिता है, ठीक है। तो उसकी इसकी ही पुत्री हुई, ठीक है, इसकी पत्नी की एकमात्र पुत्री की पुत्री, इसकी पत्नी की एकमात्र पुत्री कौन है, एकमात्र पुत्री, और इसकी अपनी माता की एकमात्र पुत्री है ये, तो इसकी पुत्री कौन हो गई, जो फोटो की तरफ कह रहा है, ठीक है। तो विनोद का संबंध क्या है, उसका पिता का संबंध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार में दिए। यदि कुल 280 खर्च हुए तो लड़कों की संख्या बताइए। देखिए लड़का हमने मान लिया, लड़कों की संख्या कितनी मानी हमने, x मान ली, ठीक है। लड़कों की संख्या क्या मानी हमने, 2 कम थी, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, मतलब 2 कम थी, तो x + 2, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमने कितने रुपए दिए थे, लड़कों को कितने दिए हैं, 10 रुपये। हमने लड़के क्या माने हमने x, तो 10x + 20। लड़की क्या मानी हमने, x + 2, ठीक है। लड़की मानी हमने x + 2 और बराबर कितना हो गया आपका 280, ठीक है। अब 10x + 20, अब इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 20x, ठीक है। और ये 20 दूनी 40 बराबर 280, ठीक है। देखिए अब 10x और 20x कितना हो जाएगा 30x, और ये 40 जो है हमारा 280 उधर पहुंच जाएगा, ठीक है, -40, ठीक है। तो अब x बराबर कितना आ जाएगा 240/30, ठीक है। 40 इसमें से घट गया तो 240 बचा, ठीक है। अब ये कट कर कितना आ जाएगा 8 या 24 मतलब 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जो लड़कों की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी, मतलब 2 कम है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 10, ठीक है। तो लड़की कितनी थी 10 थी, ठीक है। लड़की 10 हो गई, लड़के कितने हो गए -2 बराबर 8 थे, ठीक है। लड़कियों की संख्या 8 हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 5 छात्र A, B, C, D और E उपस्थित हुए। यदि C को B से 5 अंक कम मिले, D को B से 10 अंक कम अधिक मिले, A से 20 अंक कम मिले और E को B से 22 अंक अधिक मिले, और B को 40 अंक कम मिले, तो A को कितने अंक मिले, ठीक है। देखिए अब वो कह रहा है इसमें, अगर B को बात करें, B को क्या है x अंक मिले थे, मैंने मान लिया एक परीक्षा में क्या है छात्र हैं, ठीक है। B को हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो दिया है C को क्या है B से 5 अंक कम मिले हैं, ठीक है। तो B को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। अब C को क्या है 5 अंक कम मिले हैं, किससे, B से, ठीक है। तो x - 5 हो गया, ठीक है। अब ऐसी D को क्या है B से 10 अंक कम मिले हैं, ठीक है। D को क्या है B से 10 अंक कम मिले हैं, D को जो है B से वो 10 अंक कम मिले हैं, ठीक है। तो x प्लस अधिक मिले हैं, ठीक है। तो 10x प्लस, ठीक है, x + 10 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही A को और A से 20 अंक कम मिले हैं, E को B से 22 अंक अधिक मिले हैं, ठीक है। देखिए A को जो मिले हैं वो मिले हैं x + 10 + 20, ठीक है। E को जो मिले हैं वो मिले हैं आपके x + 22, मतलब E को जो मिले हैं वो कितने हैं, E को B से 22 अंक अधिक मिले हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए 20, B का माना था हमने x, तो x से कितने हो गए 22 अंक अधिक हो गए, x + 22, ठीक है। अब इनको हम अगर एक ही जगह रखा जाए, देखिए एक ही जगह अगर हम इसको रखें, A का हमारा क्या है ये आ गया, ठीक है। A क्या है हमारा, A बराबर कितना आया है x + 10 + 20, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, चूँकि x बराबर हमने क्या लिया है, देखिए अगर हम
बी बराबर कितना आया हमारा 40। बी को कुल अंक मिले थे 40, ठीक है। तो x क्या माना था हमने 40, ठीक है। x क्या माना था हमने 40, ठीक है। तो यहाँ पर हम 40 प्लस 10 प्लस 20 रख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70 अंक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a बराबर 70। तो a को कितने अंक मिले हैं 70 अंक, कितने मिले 70 अंक, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 70, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकता है और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति जो हैं वो कह रहा है एक समूह में 7 व्यक्ति क्या हैं अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। 15 व्यक्ति जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे इस तरीके से। चलिए देखिए 7 व्यक्ति क्या है अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो एक हमने आरेख बनाया, जैसे यहाँ पे देख लो 7 व्यक्ति क्या हैं आपके, एक गोला बनाया हमने, ठीक है। चलिए मैं अलग ही दिखा देता हूँ। 7 व्यक्ति हमें इसमें रखने हैं, ठीक है। तो 7 व्यक्ति रखेंगे वो क्या है अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति थे इसमें वो क्या है आपके, एक ये उसका आरेख दिया है 4 और 3 7 क्या हो गए अंग्रेजी बोलने वाले हो गए, ठीक है। 15 व्यक्ति क्या है हिंदी बोल सकते हैं। अब 15 व्यक्ति हिंदी कैसे बोलेंगे, देखिए 13 ये है हो गया, ये क्या है हिंदी बोलने वाले, ठीक है। तो 15 व्यक्ति कैसे हो गए हिंदी 13 14 1 15, ठीक है। ये क्या हो गए 15 हिंदी वाले हो गए, ठीक है। 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति पंजाबी कैसे बोलेंगे, 4 ये हो गए, एक 5 और एक 6 हो गए, ठीक है। तो ये क्या बोल सकते हैं हिंदी बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति तीनों भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। एक एक व्यक्ति क्या है वो तीनों भाषा बोल सकते हैं, देखिए एक एक व्यक्ति क्या है तीनों भाषा। ये आपका एक है, एक तो क्या बोल रहा है ये अंग्रेजी, ठीक है। एक व्यक्ति क्या है आपका तीनों भाषा बोल सकता है, तो वो कौन सा है आपका ये वाला तीनों भाषा बोल सकता है, ठीक है। ये जो है आपका 2 भाषा बोलेगा और ये भी 2 भाषा बोलेगा, ठीक है। तो ये कितनी भाषा बोलेगा तीनों भाषा बोल सकता है, ठीक है। 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, एक ये वाला और ये वाला कितनी भाषाएं बोलेंगे केवल 2 भाषाएं बोलेंगे, ठीक है। तो कुल समूह में कितने व्यक्ति हो गए आपके 13 और एक 14 14 4 18 19 और एक 20 और 4 24, तो कितने हो गए ये 24 हो गए, कितने हो गए 24 व्यक्ति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। देखिए एक घड़ी क्या है, ये घड़ी है, ठीक है। इसमें हो रहा है 4:30 का समय, ठीक है। कितने का हो रहा है 4:30 का समय, ठीक है। तो यदि मिनट की सुई पूर्व में होगी, अगर ये सुई पूर्व में होवे इधर, ये सुई क्या हो इधर होवे, तो घंटे की सुई तो उत्तर पूर्व दिशा में होगी, मतलब तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी आपकी, ये होगी उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इस ये कहाँ पहुँच जाएगी नीचे वाली सुई आपकी उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो घंटे की सुई कहाँ पहुँच जाएगी आपकी उत्तर पूर्व में, ठीक है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, मिनट की सुई आपकी इधर आई पूर्व दिशा में यहाँ पर, ठीक है। तो घंटे से वहाँ पहुँच जाएगी उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से बताइए क्या आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ है, इस क्वेश्चन को हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हुआ है, जो पहले संख्या दी हुई है ये काय का वर्ग है आपका 13 का, ठीक है। ये 12 का और ये काय का है आपका 17 का, 13 12 और 17,
ठीक है। ऐसे ही 11, 14 और ये का है आपका 21, 11, 14, 21, ये आपका 8 का, ये 9 का और ये आपका 15 का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ क्या हुआ है आगे जो हुआ है आपका, तो अब क्या हुआ है पहला, अब इन्होंने क्या किया है सबको जोड़ दिया है, 13 प्लस इस तरीके से इन्होंने इसको जोड़ दिया है, कितना हो गया 32, ठीक है। अब इनको जोड़ा, इस नीचे जोड़ेंगे, ठीक है। ये इस साइड से जुड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। देखिए 13 प्लस 11 प्लस 8 कितने हो गए 32, ठीक है। 12 प्लस 14 प्लस 9 कितने हो गए 35, ठीक है। 17, 21, 15 कितने हो गए आपके, ये हो गए 53, ठीक है। ये कितने हो गए 53, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 53, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप में क्या आएगा, मतलब क्या आएगा यहाँ बताना, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसमें, अगर 7 और 5 तो कितना आया 2, ठीक है। अब ऐसे ही 5 और 3 कितना अंतर आया 2, ठीक है। ऐसे ही 20 और 30 का अंतर कितना है 10, ठीक है। और इसका अंतर कितना है 10, ठीक है। तो ऐसे ही 95 और 45 का कितना अंतर है 50, ठीक है। तो इसका भी अंतर कितना आना चाहिए यहाँ पर 50 ही आना चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 45, यानी कि 50 का ही अंतर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 45 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस संख्या का पता लगाओ, ठीक है। तो कौन सी संख्या गलत है उसका पता बताना है। तो वो संख्या है आपकी, देखिए 17 और 2 कितने होते हैं 19, ठीक है। देखिए ये जो दी हैं आपकी, ये दी हैं आपकी अभाज्य संख्याओं की क्रम संख्या श्रृंखला, मतलब बी ऑप्शन इसमें क्या है, मतलब ये सभी क्या हैं, सभी से सारी क्या है ये अभाज्य संख्या, लेकिन 33 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है क्रमिक संख्या, ठीक है। तो 33 क्या है हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ जोड़ना हो, माइनस का अर्थ गुणा हो, तो गुणा का अर्थ भाग देना हो, तो समीकरण को सही हल करिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, मैं आपको टाइम बहुत हो रहा है, ठीक है, जल्दी आपको कराता हूँ। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। 9897467389 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए पेपर, ठीक है, लिख के वो भेज दीजिए पेपर वीडियो जौन सा भी चाहिए आपको 2016 का, ठीक है। जौन सी डेट का पेपर चाहिए आप लिख के भेज दीजिए, हम आपको पेपर प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये सही बैठेगा, ठीक है। ये आपके कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि 8 + 44 × 5 - 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 + 220 - 25 बराबर 203। यहाँ पर ये सही बैठ जाएगा, मतलब इसकी भाग की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे हम प्लस रख देंगे, यहाँ पर गुणा रख देंगे और यहाँ पर आपका माइनस रख देंगे, तो ये समीकरण सही बैठेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न प्रश्न चिन्हों के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं, दाहिनी ओर एक शब्द एक स्थान पर खाली दाहिने वाले शब्द के संबंध के अनुरूप पर सही विकल्प बताइए, ठीक है। देखिए तो हमें बताना है इसमें क्या होता है। देखिए पहला जो उन्होंने दिया है ये क्या है, अगर इसकी बात करें इसको आप सॉल्व करें, देखिए 122 है, ठीक है। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 प्लस 1 बराबर 122, ठीक है 122, ठीक है। ऐसे ही 170 13 का वर्ग
13 तेरियम 169 प्लस 1 बराबर 170, ठीक है। ऐसे ही 290 काय का वर्ग होता है। 290 जो होता है हमारा ये 17, मतलब यहाँ पे 290 में करें 289 होता है 17 का। 289 प्लस 1 कितना हो जाएगा 290, ठीक है। तो ऐसे ही अगला क्या आएगा, जैसे यहाँ पर 11 और 2 13 हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे 17 2 19, यानी कि यहाँ पर 19 का वर्ग हमको निकालना है, ठीक है। 19 का वर्ग कितना होता है, तो 19 का होता है 361, कितना होता है 361 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 362, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 362, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है BACEONPRJKMLM, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए जैसे अब हम इसमें कई तरीके से मैंने मैंने इसका चैप्टर करा दिया है, ठीक है। डिस्कशन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसकी जो पूरा चैप्टर है जो हमने कराया कोडिंग डिकोडिंग का भी, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको सब समझ में जाए, आपको हम इसको सॉल्व करा दें, ठीक है। B और O, ठीक है, इसमें जो है 13 का अंतर है दोनों के बीच में। A और N के बीच भी 13 का अंतर है, ठीक है, यहाँ भी 13 का अंतर है। C और P के बीच भी 13 का अंतर है और E उसके बीच भी 13 का अंतर है, ठीक है। तो इसी अनुसार हमें इसमें आगे रखना है, ठीक है। इसमें भी अनुसार हमें 13 के अंतर पे आगे चले जाना है, ठीक है। तो J में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा W, ठीक है। तो क्या आएगा W, ठीक है, क्या आएगा W। I में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा B, ठीक है। K में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा X, ठीक है। और M में अगर 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा Z, ऑप्शन नंबर आपका C, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A तथा B ने एक बिंदु के विपरीत दिशाओं में चलना आरंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद फिर दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले गए। परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे के कितनी दूरी पर हैं, ठीक है। वो कह रहा है शुरू में क्या कह रहा है, वो कह रहा है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ मैं आपका, सॉल्व किए हुए, ठीक है। ए ने और बी ने क्या करा, एक बिंदु से चलना आरंभ किया, ठीक है। ए ने आरंभ किया एक बिंदु से, दोनों ने ए और बी ने एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ किया, ठीक है। ए चला यहाँ थे दोनों, ठीक है, मान लिया मैंने, एक इधर चला और एक इधर चला, ठीक है। देखिए दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े। देखिए यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, माना एक चला इधर, सॉरी वो कह रहा है हाँ दाएं मुड़े, ठीक है। ये तो चला है आपका बी, ठीक है, और ये चला है आपका ए, ठीक है। ये 5 किलोमीटर चला और ये भी 5 किलोमीटर चला। दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चले, ये भी दाएं मुड़ा और ये भी अपने दाएं मुड़ा। ये भी 7 किलोमीटर चला और ये भी 7 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले। यहाँ पे फिर दाएं मुड़े, ये 5 किलोमीटर चला और ये भी 5 किलोमीटर चला, ठीक है। दोनों की दूरी बराबर आ गई इसकी भी, ठीक है। ये 5 यहाँ तक 5 आ गई, तो ये आमने सामने हो गए, ठीक है। तो दोनों की दूरी कितनी होगी, ठीक है। ये जब ये 7 है तो ये भी दूरी कितनी होगी इसकी, 7 होगी, ये भी इसकी 7 होगी, ठीक है। तो 7 और 7 14 किलोमीटर दोनों की दूरी होगी। एक दूसरी दूरी कितनी हो गई 14 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनलॉग घड़ी सुइयों वाली 1:30 समय है, तो बताओ सही समय क्या है। मतलब वो कह रहा है देखने पर पता चलता है कि 1:30 समय है, ठीक है। 1:30 समय है, तो बताओ सही समय। मतलब दर्पण में देख रहा है तो 1:30 समय है, ठीक है। तो हम इसको अगर 12 में से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 10 साढ़े 10। तो मतलब 10 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं 30 मिनट, ठीक है। जब भी ऐसा पूछे तो आप 12 में से उसको घटा दीजिए, ठीक है। सही समय आ जाएगा, सही समय माइनस दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 4 छात्राएं, देखिए 4 छात्राएं जो हैं एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। मंजू अंजू के दाएं बैठी है, मंजू जो है अंजू के किधर है
दाएं बैठी है, ठीक है। ये किधर बैठी है, इसके दाएं बैठी है, ठीक है। तथा बीना कमल के बाएं बैठी है। बीना जो है कमल के किधर बैठी है, वो बाएं बैठी है, ठीक है। कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं, ठीक है, ये बताना है हमें, कौन सी दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं, ठीक है। कमला, जबकि कमला अंजू के जो है, कमला जो है ये हमारे अंजू के क्या है, बाएं नहीं है, ठीक है। ये किधर है, दाएं है, ठीक है, बाएं नहीं है, ठीक है। ये किधर है, दाएं, ठीक है। तो कौन सी अंजू के बाईं ओर को, अंजू के बाईं, जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है, ठीक है। किधर है, कमला जो है अंजू के बाएं ओर है, किधर है, बाईं ओर है, ठीक है। ये किसके, अंजू के बाएं ओर है, ठीक है। तो बताना है हमें जो बैठी हैं आमने सामने कौन बैठी हैं। देखिए मंजू और कमला कहाँ बैठी हैं, आमने सामने, ठीक है। मंजू और कमला आमने सामने बैठी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। त्रिभुज की बात करें तो इसमें आप त्रिभुज निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो छोटे त्रिभुज कितने बने इसमें, 12। अब इसमें जो दो त्रिभुजों को मिलाकर बन रहे हैं वो कितने बनने हैं, देखिए एक त्रिभुज आपका ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 2 12 आए हमारे वो 2। अब 2 ही इसमें बनेंगे तो कितने हो गए ये 4, 2 और 2 और 2, ये कितने हो गए आपके 2 2 4 8 हो गए, ठीक है। अब ठीक है, तो कितने हो गए 8। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 12 8 20 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 20 त्रिभुज हो गए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक झुंड में कुछ गाय बैल 45 मुर्गियाँ प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है। बैलों की संख्या गायों से दुगनी है। यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से ग्वाला सहित 186 कम हो तो कितने ग्वाल हैं, ठीक है। तो इसको आप हल कर लीजिए, ठीक है। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मिलेंगे, धन्यवाद।